Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 1 of macroeconomics. This is basically an introduction session. Now, various topics to be covered in this session are: what is economics, introduction to macroeconomics, roots of macroeconomics, recent macroeconomic history, macroeconomics concern, what is inflation and deflation, government in macroeconomy, the components of macroeconomy, financial instruments, methodology of macroeconomics, what is aggregate supply and aggregate demand, expansion and contraction, what is business cycle, and finally, what is the difference between macroeconomics and microeconomics. So now let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स की जब हम बेसिकली बात करते हैं, जो बेसिक लिटिल टर्म है इकोनॉमिक्स का, बेसिकली हम किस तरीके से स्कार्स रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे ताकि वी कैन गेट दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मैक्सिमम हमें आउटपुट मिल सके. दिस इज़ द मेन कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो लेवल पे भी हो सकती है और माइक्रो लेवल पे भी हो सकती है. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द बिग पिक्चर. हम इकोनॉमी की ओवरऑल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वेयर एज जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं सो पर्टिकुलर अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं कैसे इकोनॉमिक डिसीजंस वो लेते हैं उसके बारे में हम कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है, वेयर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है कम है. इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली 5 डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, ऐसे कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर करना है. देन हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी है. हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा, कौन सा प्रोसीजर है जो फॉलो करना है. फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन लोगों को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफर करना है, किसको क्या प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में मिलेगा. एंड फाइनली, हु गेट्स टू मेक दीज डिसीजंस, हु इज़ द कंसर्न पर्सन जो इन सारे डिसीजंस को लेगा. इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हम इकोनॉमिक्स में ढूंढते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर रिसोर्सेज. सेशन के स्टार्टिंग में ही हमने स्टार्ट किया था कि रिसोर्सेज मिनिमम है, किस तरीके से उन्हें यूज़ कर सकते हैं सो दैट फाइनली हमें आउटपुट जो है मैक्सिमम मिल पाए. सो व्हाट आर रिसोर्सेज? द थिंग्स विच आर यूज टू मेक दी अदर गुड्स, वो सारी चीज़ें जो मिलके एक पर्टिकुलर हमारा फाइनल प्रोडक्ट को बनाती हैं, दैट इज़ दी रिसोर्सेज. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, डिफरेंट अलग रिसोर्सेज को मिला के फाइनल जो आउटपुट है दैट इज़ बेसिकली अ कार वो बन गई. सो अलग अलग रिसोर्सेज जो ये तीनों सारे इनपुट्स हैं एंड फाइनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एंड प्रोडक्ट. बट एक प्रॉब्लम आती है जब हम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन और आउटपुट की प्रोडक्शन की बात करते हैं, एंड दैट इज़ दी स्कार्सिटी. अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स हैं बट रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड है. लेट्स से अगर हम बहुत नॉमिनल्स का अगर बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लें, बिल्कुल रूट लेवल पे, यू मस्ट बी गेटिंग सम सैलरी. आपको हो सकता है अपने घर से कुछ पॉकेट मनी मिलती हो या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है. इफ़ सपोज यू आर गेटिंग 20,000 एज योर सैलरी. नाउ वो 20,000 जो सैलरी है दैट इज़ लिमिटेड. आपकी n नंबर ऑफ नीड्स होंगी, वांट्स, डिमांड बहुत ज़्यादा होंगी, बट जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो खाली 20,000 है, वो लिमिटेड है. सो आपको इस तरीके से उस 20,000 को यूज़ करना है जिससे आपकी मैक्सिमम जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके. दिस इज़ बेसिकली दी इकोनॉमिक्स. नाउ अगर हमारे पास रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, सो फाइनली हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि हमें कौन से ऑप्शन के साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना. सो बिकॉज ऑल रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड. रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड हैं, लेकिन जो डिमांड्स हैं, वो नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड है. सो फाइनली हमें चॉइस करनी पड़ेगी. वी मस्ट मेक द चॉइस कि ऐसी कौन सी नीड्स हैं जिसको हम फुलफिल करना चाहते हैं. Now we make the choices about how we spend our money, time and energy so we can fulfill our needs and wants. Now हमें चॉइस किस चीज़ की करनी है? बेसिकली हमें इस तरह की चॉइस करनी है जिससे हम ये एनालाइज कर सकें कि किस तरीके से हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो हमारा टाइम है या फिर जो एनर्जी हम एक पर्टिकुलर चीज़ में लगा रहे हैं, वो किस लेवल में लगानी है ताकि जितने भी हमारी नीड्स एंड वांट हैं वो पूरे हो सकें. नाउ व्हाट आर वेरियस नीड्स एंड wants? Needs, stuff we must have to survive, generally food, shelter and clothing.
वो सारी चीज़ें जो हमें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। वेयर एज जो वांट्स हैं, वांट्स आर बेसिकली जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हो। इफ सपोज आई वांट टू ओ एन एलईडी, दैट इज़ द वांट, दैट इज़ नॉट द नीड। अगर हम टीवी नहीं भी देखेंगे स्टिल वी कैन सर्वाइव, बट वो मेरी एक वांट है कि मेरे पास एक लग्जूरियस एलईडी हो। बेसिकली हम वांट्स को लग्जरीज भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी का ओवरऑल व्यू है। जब हम एक कंट्री की इकोनॉमी को ओवरऑल कंसीडर करते हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। Macroeconomics examines the behavior of individual decision making units, business firms and households. So macroeconomics में हम basically अलग अलग लोगों के decisions को consider करते हैं. First of them is the individual decisions. Then जो units हैं उनके बारे में हम consider करते हैं, चाहे वो business units हो या फिर households हो. Macroeconomics में ये सब आते हैं. Macroeconomics it deals with the economy as a होल. बिहेवियर इकोनॉमी का कैसा है? फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, लेट्स से मोबाइल की एक कंपनी है, नाउ देयर आर सी 3 कंपनीज इन द मोबाइल इंडस्ट्री. नाउ इंडिविजुअल कंपनी ए के क्या डिसीजंस हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, बी के कैसे हैं, सी के कैसे हैं, अगर हम इन्हें इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली दी माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट मैक्रो इकोनॉमिक इज़ पूरी इंडस्ट्री को अगर हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी को ऐसा ओवरऑल पढ़ रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को कंसीडर करते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड को कंसीडर करते हैं. वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं. Now what is this aggregate? Aggregate stands for the summation, the sum total of anything. Aggregate behavior refers to the behavior of all the households and firms together. जितने भी अलग अलग households हैं, firms हैं, उन सब के behavior को अगर हम totality में देखते हैं, that is basically the aggregate behavior. Then microeconomics generally conclude that market works well. Microeconomics, however, observe that some important prices often seem sticky. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज़ बेसिकली ऑलवेज कंसर्न कि मार्केट ठीक काम कर रही है या फिर नहीं कर रही. वेयर एज मैक्रो इकोनॉमी जो है उसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंटली प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि वो स्टिकी प्राइसेस तो नहीं है. नाउ व्हाट आर स्टिकी प्राइसेस? नाउ स्टिकी प्राइसेस आर द प्राइसेस दैट डू नॉट ऑलवेज एडजस्ट रैपिडली टू मेंटेन द इक्वालिटी बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. जब हम माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं, देयर इज़ अ लॉ ऑफ डिमांड विच स्टेट्स कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ही डिमांड कम हो जाती है, या फिर जितना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है उतना ही उसकी डिमांड है. बट वेयर एज इफ़ यू टॉक अबाउट दी मैक्रो इकोनॉमिक्स ये देखता है कि कहीं एक पर्टिकुलर कमोडिटी का जो प्राइस है वो स्टिकी प्राइस तो नहीं है. स्टिकी प्राइस बेसिकली वो प्राइसेस हैं जो चेंज नहीं होते, सो दैट एक इक्वालिटी मेंटेन हो सके सप्लाईज में और डिमांड में. Macroeconomics often reflect on the microeconomics principle underlining macroeconomic analysis or the microeconomics foundation of macroeconomics. Macroeconomics जो है मोर और लेस वो माइक्रो इकोनॉमी की ही फाउंडेशंस पे बेस्ड है, बट जो बेसिक डिफरेंस है, रूट डिफरेंस है, वो यही है. माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत छोटे लेवल पे एनालिसिस करता है, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात करता है. Now the roots of macroeconomics. Now this is basically a business cycle. different phases involved होते हैं business cycle में. business cycle usually tell us कि ऐसे कौन से ups and downs हैं जो एक particular बिजनेस में फेस करने पड़ते हैं. एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं. नाउ दिस बिजनेस साइकिल विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन दिस सेशन इन डिटेल्स. नाउ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल को या फिर मार्केट क्लियरिंग मॉडल्स को इकोनॉमी वाइड प्रॉब्लम्स में अप्लाई किया था. जितने भी अलग अलग माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मॉडल इस्टेब्लिश किए गए थे, सेम एज इट इज़ दे वर अप्लाइड टू द इकोनॉमी वाइड प्रॉब्लम्स, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स में उनको सेम तरीके से अब यूज़ किया गया था. हाउएवर simple classical models, they failed to explain the prolonged existence of high unemployment during the Great Depression. अगर हम वही सेम सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में थे, सो उस केस में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाते, दैट व्हाट वाज द रीज़न
जिससे इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन. सो इसकी वजह से इकोनॉमिक्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर द आंसर्स, जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट जो है जनरेट किया गया. In 1936, John Maynard Keynes published the General Theory of Employment, Interest and Money. इसे हम कीन्सियन थ्योरी भी कहते हैं. Basically, General Theory of Employment, Interest and Money came into the picture in 1936. Now, Keynes believed governments could intervene in the economy and affect the level of output and employment. कीन्स के हिसाब से गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी की ओवरऑल डेवलपमेंट में. अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, अपने डिफरेंट रोल्स प्ले करती है इकोनॉमी में, सो इन दैट केस जो टोटल लेवल ऑफ आउटपुट है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी का प्लस जो टोटल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, वो चेंज हो सकता है विद द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट्स. Then, during the periods of low private demand, the government can stimulate aggregate demand to lift the economy out of recession. अगर एक particular good की demand जो है कम है, जो private demand है वो कम है, in that case अगर गवर्नमेंट ऐसे कोई स्टेप्स लेती है जिससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है, सो ओवरऑल जो इकॉनमी है वो रिसेशन से बाहर आ सकती है. Then fine tuning was the phrase used by Walter Heller to refer to the government role in regulating inflation and unemployment. किसी भी इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो है इन्फ्लेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट. सो वॉल्टर हेलर ने एक टर्म दिया फाइन ट्यूनिंग. फाइन ट्यूनिंग बेसिकली वॉल्टर हेलर ने इस रेफरेंस में यूज़ किया था कि जब भी कोई गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेती है या फिर कोई ऐसा रोल प्ले करती है जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट किया जा सकता है, वो सारे एफर्ट्स जो हैं दैट विल बी टर्म्ड एज फाइन ट्यूनिंग. Then the use of Keynesian policies to fine-tune the economy in 1960s lead to the disillusionment in the 1970s and early 1980s. Then came the stagflations. Now what are stagflation? Stagflation occurs when the overall price level rises rapidly during the periods of recession or high and persistent unemployment. So basically inflation जैसे महंगाई. So स्टैगफ्लेशन वो कंडीशन है जहाँ पे कांस्टेंट प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस बहुत राइज रैपिडली कर रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है. इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग द पीरियड जिस पीरियड में रिसेशन है इकोनॉमी में या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा है, सो दैट पर्टिकुलर फिनोमिनन इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन. जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बेसिकली 3 डिफरेंट चीज़ों से कंसर्न होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट इज़ द इन्फ्लेशन लेवल, देन द आउटपुट ग्रोथ एंड फाइनली द अनएम्प्लॉयमेंट. इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी में एज अ होल कितनी महंगाई, इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हो गया है, आउटपुट जो फाइनल इकोनॉमी का है, टोटल जीडीपी जो है वो कैसे ग्रो कर रहा है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे है एक इकोनॉमी में. So now let us try to understand all these things in detail. First is the inflation. Now inflation is an increase in the overall price level. जब इकोनॉमी में जो overall price level है अगर उसमें बहुत ज़्यादा increase आ जाता है, that is basically the inflation. Then what is hyperinflation? Now hyperinflation is a period of very rapid increase in the overall price level. जब drastically increase हो जाए price level में, that is basically the hyperinflation. हाइपर इन्फ्लेशन बहुत रेयर होता है बट हैव बीन यूज टू स्टडी द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवन मॉडरेट इन्फ्लेशंस. देन देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड डिफ्लेशन. जब भी ओवरऑल प्राइस में डिक्रीज हो जाएगा देन इट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन. Prolonged periods of deflation can be just as damaging for the economies as sustained inflation. अगर एक इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा टाइम तक डिफ्लेशन होता रहे तो उसका नुकसान उतना ही होगा जितना अगर एक इकोनॉमी में ज़्यादा टाइम तक इन्फ्लेशन रहने से होगा. Then we have the business cycle. Now the business cycle is the cycle of short term ups and downs in an economy. बिजनेस साइकिल बेसिकली बूम एक पीरियड में है या फिर अदर पीरियड में एक स्लम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, परपेचुअल फीचर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री का. बट दीज इन्फ्लुएंसेस जितने भी ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं इनका इन्फ्लुएंस पड़ता है बिजनेस डिसीजन पे कि कब किस तरह का डिसीजन लेना है. बेसिकली बिजनेस साइकिल इज़ द पीरियोडिक बूम्स एंड स्लम्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नाउ जितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं इकोनॉमी में वो फ्लक्चुएशन के थ्रू दिखाए जाते हैं इन बिजनेस साइकिल. बेसिकली बिजनेस साइकिल में 2 ही फेजेस होते हैं, प्रॉस्पेरिटीज़ एंड
डिप्रेशन. हाउएवर, कंसीडरिंग द इंटरमीडिएट स्टेजेस जो प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन के बीच में आती हैं, उन सबको कंसीडर करके देयर कैन बी 5 डिफरेंट स्टेजेस इन अ बिजनेस साइकिल. फर्स्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, देन पीक ऑफ बूम या फिर प्रॉस्पेरिटी, फिर रिसेशन हो जाता है, देन द ट्रोथ विच इज़ द बॉटम ऑफ डिप्रेशन, एंड अगेन रिकवरी एंड expansion. So this is basically the business cycle. Now the main measure of how an economy is doing is aggregate output. एक इकॉनमी में किस तरीके का ओवरऑल परफॉर्मेंस है, एफिशिएंट कितनी है, इकॉनमी किस तरीके से ग्रो कर रही है, वो हम कंसीडर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट आउटपुट. नाउ एग्रीगेट आउटपुट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड. सो एग्रीगेट आउटपुट का क्या मतलब है, वो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पीरियड में प्रोड्यूस की जा रही है. Now, what is a recession? A recession is a period during which aggregate output declines. Now, 2 consecutive quarters of decrease in output signal is a recession. जब भी 2 consecutive quarters में अगर recession जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो रहा है, इट इज़ अ सिग्नल फॉर अ रिसेशन. नाउ द प्रोलॉन्ग्ड एंड डीप रिसेशन इट बिकेम्स द डिप्रेशन. अगर रिसेशन बहुत ज़्यादा टाइम तक होता रहता है, दैट विल बी टर्म्ड एज डिप्रेशन. Now, the policy makers attempt not only to smooth fluctuations in output during a business cycle but also to increase the growth rate. जब एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाता है तो जितनी भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनका बेसिक जो मोटो होता है वो ये होता है कि बिजनेस साइकिल्स जो हैं उनका आउटपुट इंक्रीज करने के साथ ग्रोथ रेट भी इकोनॉमी का बढ़ाया जाए. Then there is a term called unemployment. Now unemployment rate is the percentage of labor force that is unemployed. वो सारे लोग जो काम करने के लिए कैपेबल हैं, जो काम कर सकते हैं बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट आर बेसिकली नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो परसेंटेज लेबर फोर्स का जो अनएम्प्लॉयड है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमीज हेल्थ. एक इकोनॉमी किस तरीके की है, कितनी साउंड है, वो डिपेंड करता है वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे. द एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सीम्स टू इम्प्लाई दैट द एग्रीगेट लेबर मार्केट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम. अगर एक मार्केट में एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सो वी कैन कंक्लूड कि जो एग्रीगेट लेबर मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है. Now, what is the role of government in case of macroeconomics? Now, basically, there are 3 different kinds of policy that the government has used to influence the macroeconomy. Macroeconomy को इफेक्ट करने के लिए 3 different policies हैं जो government use कर सकती है. First of them is fiscal policy, then monetary policy, and finally growth or supply side policy. Now, let us try to understand what are these different kinds of policies. First is the fiscal policies. Now, fiscal policies refer to the government policies concerning taxes and spending. So, fiscal policy वो policies हैं जो government policies को impact करती हैं in terms कि कितना tax होना चाहिए और कितनी spendings होनी चाहिए government की. देन वी हैव मॉनेटरी पॉलिसीज़. मॉनेटरी पॉलिसीज उन सारे टूल्स को इंक्लूड करती है जो एक बैंक यूज़ करता है ताकि वो क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकॉनमी को कंट्रोल कर सके, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सके. देन वी हैव ग्रोथ पॉलिसीज़. ग्रोथ पॉलिसीज़ आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो फोकस करती हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है इट शुड स्टिमुलेट एज कम्पेयर टू एग्रीगेट डिमांड. Now, what are the various components of macroeconomics? Macroeconomic की हम जब बात करते हैं जो different components हैं वो households हैं, firms हैं, प्लस दी गवर्नमेंट है और इनके बीच की जितनी भी इंटरैक्शंस हैं, ऑल दीज थिंग्स आर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. एवरी वंस एक्सपेंडिचर इज समवंस एल्स रेसिप्ट. एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव 2 साइड्स. जो बेसिक मोटो है इस पूरे डायग्राम का, दैट इज़ बेसिकली कि जितने भी यहाँ पे हाउस होल्ड हैं, फर्म्स हैं या फिर गवर्नमेंट है या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ऑल ऑफ दीज पीपल किसी का एक्सपेंस जो है अदर पर्सन के लिए रिसिप्ट होगा प्लस हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स होंगे. नाउ लेट अस गो थ्रू दिस डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल जब फर्म्स हैं, फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने पड़ते हैं हाउस होल्ड से. बेसिकली जो हाउस होल्ड है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी फर्म से. देन फर्म्स जो हैं इन टर्न दे विल बी गिविंग वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट्स एंड रेंट. सो गिव एंड टेक है इस साइकिल में. देन अगेन अगर फर्म्स हैं वो
गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट के थ्रू लेंगी एंड फाइनली टैक्स पे करेंगी. इन द सेम वे हाउस होल्ड भी टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को. जो गवर्नमेंट है उन्हें वेजेस, इंटरेस्ट या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स का ऑप्शन देगी. नाउ अगर हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, तो परचेजेस ऑफ फॉरेन मेड गुड्स एंड सर्विसेज, इम्पोर्ट अगर या एक्सपोर्ट है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से होता है. सो एज यू ऑल कैन सी हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं. What is the transfer payments? Transfer payments are basically those payments जो गवर्नमेंट करती है to different people who do not supply goods or services or labor in exchange of these payments. Then there are three market areas: household, firms and government. जो हमने अभी डायग्राम में देखा, बेसिकली ये तीन मार्केट के एरियाज इन्वॉल्व है एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल इंटरैक्ट इन थ्री डिफरेंट मार्केट एरियाज. सबसे पहले है गुड एंड सर्विसेज मार्केट, then labor market and finally money financial market. Now household and the government purchase goods and services from firms in goods and services market. जो household है और जो government है वो firm से goods and services produce करती हैं in goods and services market, और जो firm है वो supply करती है goods and services market में जितने भी products की requirement है. Now what is a labor market? जितने भी firms और government है वो purchases करते हैं of various labor from the household. Total supply of labor in an economy depends upon the sum of decisions made by the households, because finally households will be rendering the service of labor. Then there is money market. Sometimes it is also called the financial market. Now household purchases stocks जो bonds firm के पास है, all these things include the money market. हाउसहोल्ड सप्लाई करता है फंड्स टू दी मार्केट, वेयर एज जो फर्म और गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है दे आर ऑल्सो एंगेज्ड इन बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ द फंड्स. Then what are various financial instruments which are used in macroeconomics? Treasury bonds, notes and bills are the promissory notes जो issue करते हैं गवर्नमेंट टू दी borrowers. Then we have corporate bonds, एक promissory note है जो corporations issue करती हैं when they borrow the funds. Then we have shares of stock, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर होल्डर को इशू किए जाते हैं इफ़ दे ओज अ पर्टिकुलर शेयर इन दैट पर्टिकुलर फर्म. जो एक पर्टिकुलर कंपनी के जो कैपिटल है उसको हम ब्रेक कर देते हैं इनटू डिफरेंट यूनिट्स. दैट यूनिट्स आर बेसिकली कॉल्ड दी शेयर्स. ऑल दोज पर्सन हु आर होल्डिंग दैट शेयर्स आर कंसिडर्ड एज द फर्म्स ओनर. देन देर इज़ डिविडेंड्स. डिविडेंड बेसिकली पोर्शन है वो कॉरपोरेशन के प्रॉफिट का जो फर्म पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को आफ्टर अ स्टिपुलेटेड टाइम. देन द मेथडोलॉजी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. कनेक्शन क्या है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का? मैक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर इट इज़ द सम ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री में ए बी सी तीन कंपनीज़ हैं. अगर हम इंडिविजुअली इनके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं दिस इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट इफ़ सपोज हम इंडस्ट्री का पूरा ओवरऑल बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, उन तीनों कंपनीज़ का ओवरऑल बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली दी मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर गुड का जो डिमांड है इंडस्ट्री ए में इतना है, कंपनी ए में इतना, बी में इतना है, सी में पर्टिकुलर है. इंडिविजुअली डिमांड अगर ए बी सी के हम इंडिविजुअल डिमांड देख रहे हैं, बट अगर इन तीनों का हम समेशन देख रहे हैं दिस इज बेसिकली दी एग्रीगेट डिमांड. सेम इन द केस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, इट इज़ द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. नाउ एग्रीगेट एंड एग्रीगेट सप्लाई के जो कर्व डिमांड और सप्लाई के कर्व्स हैं दे आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दी इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई. नाउ देयर इज अ डायग्राम जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. एक्स एक्सिस में वी हैव द एग्रीगेट आउटपुट वेयर एज वाई एक्सिस वी हैव एग्रीगेट प्राइस लेवल. सो एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड जहाँ पे इक्वल होगी दैट विल बी द एग्रीगेट क्वांटिटी, एग्रीगेट आउटपुट एट द एग्रीगेट प्राइस लेवल. देन देयर इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन दी बिजनेस साइकिल. जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था, बिजनेस साइकिल एक इकोनॉमी में बूम और एक्सपेंशन को डिस्क्राइब करती है. एंड एक्सपेंशन और बूम इज द पीरियड इन द बिजनेस साइकिल फ्रॉम अ ट्रफ अप टू अ पीक ड्यूरिंग द विच आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट राइजेस. जब एक पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न, एक पर्टिकुलर बिजनेस इंडस्ट्री में बूम या एक्सपेंशन होता है, अकॉर्डिंगली उनमें आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी राइज या डिक्रीज होते हैं. देन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिसेशन. इस पीरियड में बेसिकली देयर इज डिक्रीज ऑफ आउटपुट एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स?
जब हम माइक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं उसमें जो हम क्वेश्चंस स्टडी करते हैं वो ये होता है, गो टू बिजनेस स्कूल और टेक अ जॉब। दिस इज़ बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में है। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक की जब हम बात करते हैं हम कंसिडर करते हैं ऐसे कितने लोग हैं हु आर एम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमी, हम पूरी इकोनॉमी का ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं। देन व्हाट डिटरमाइंस द सैलरी ऑफर्ड बाय सिटी बैंक टू अ पर्टिकुलर पर्सन, या फिर अ न्यू कोलम्बिया MBA, ऑल दीज थिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। बट अगर हम इकोनॉमी की ओवरऑल बात करते हैं कि कितनी सैलरीज वर्कर्स को एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड में दी गई है, दैट इज़ बेसिकली द मैक्रो लेवल क्वेश्चन। देन व्हाट डिटरमाइंस द कॉस्ट टू अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ ऑफरिंग अ न्यू कोर्स, अगर कोई पर्टिकुलर न्यू कोर्स कर रहे हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट पड़ती है पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, दिस इज माइक्रो लेवल क्वेश्चन। बट अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी का लेवल ऑफ प्राइजेस देखते हैं एज अ होल, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चन। देन व्हाट गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड टू मेक इट ईजियर फॉर लो इनकम स्टूडेंट्स टू अटेंड दी कॉलेज, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिससे जितने लो लेवल ऑफ इनकम स्टूडेंट्स हैं वो अटेंड कर सकें कॉलेज। दिस इज़ बेसिकली द माइक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चन। मैक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चन इज़ कि गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट हो सके और इकोनॉमी की एज अ होल ग्रोथ हो सके। Then if we talk about the other question which is what determines whether a Citibank opens a new office in Shanghai or not, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से सिटी बैंक ने शंघाई में एक ब्रांच खोली है। दिस इज बेसिकली द माइक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चन। मैक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चन विल बी कि ओवरऑल ट्रेड कैसा है गुड्स एंड सर्विसेज का, फाइनेंशियल एसेट्स कैसे हैं बिटवीन US एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इन दिस केस वी आर बॉर्डर्ड अबाउट द इंटायर इकोनॉमी ऑफ US। सो बेसिकली दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चन। Now these are some of the questions for your own practice. First, what do you mean by business cycle? Business cycle क्या होती है, कौन से different phases हैं जो उसमें involved होते हैं. Then explain various components of macroeconomics. Different components, variables कौन कौन से हैं macroeconomics में. Then what do you mean by inflation and deflation? That's all about this session. Thank you.